सगाई के समारोह में अब सिर्फ 3 दिन बचे हैं, लेकिन मेरी मंगेतर मुझे रोकने की हर कोशिश को नजरअंदाज कर देती है। उसका मेल सेक्रेटरी नखरे दिखाता है और सुसाइड करने की धमकी देता है, जिसके बाद वह उसे बचाने के लिए हाई सिटी जाने पर अड़ी हुई है। उसका असिस्टेंट हॉस्पिटल के कमरे में आता है। बॉस, हमारी बात अभी भी मिस्टर शॉ से नहीं हो पा रही है। कोशिश करते रहो, कॉल करते रहो, जब तक वह फोन ना उठाए तब तक रुकना मत। सन्नाटे से भरी गैलरी में बिजी टोन गूंजती रहती है जब तक कि ऑटोमेटेड मैसेज कॉल को खत्म नहीं कर देता। उसकी त्योरियां चढ़ जाती हैं। उसकी आंखों में छुपा हुआ डर साफ दिख रहा है। असिस्टेंट शेन ये सब साफ देख सकता है। आइवरी की आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स हैं। डोरियन को बचाने के लिए वे पिछले 3 दिनों से लगातार काम कर रहे हैं। यहाँ तक कि असिस्टेंट शेन जैसा बंदा जिसे पूरी रात जागने की आदत है, उसे भी चक्कर आ रहे हैं। शायद आपको थोड़ा रेस्ट कर लेना चाहिए बॉस। मैं मिस्टर शॉ से कांटेक्ट करने की कोशिश करता रहूंगा, वह सावधानी से कहता है। वैसे भी मिस्टर शॉ का नेचर बहुत शांत है। वापस जाते वक्त रास्ते में कोई अच्छा सा गिफ्ट खरीद लेना और सब कुछ ठीक कर देना, जरूरत नहीं है। आइवरी अपने फोन की तरफ देखती है। सिर्फ फालतू के पुश नोटिफिकेशंस हैं, कोई मैसेज नहीं, कोई मिस्ड कॉल नहीं। आखिरी कॉल उसके फ्लाइट में चढ़ने से ठीक पहले की थी। हमारे प्लान्स थे, हमें उस दिन मिलकर एंगेजमेंट गिफ्ट्स चुनने थे। मैं बीती रात से ही इसका इंतजार कर रहा था। यहाँ तक कि मैंने उसे अपने आउटफिट की फोटो भी भेजी थी और उसकी राय मांगी थी। जब तक मैंने कॉल किया वो बोर्डिंग करने ही वाली थी, लेकिन उसका ध्यान डोरियन पर था। उसने उसके बाद फोन नहीं उठाया। मेरी तरफ से एक भी कॉल नहीं आई। ये पहली बार है जब मैं उससे इतने लंबे समय तक बात किए बिना रहा हूँ। उसे लगता है कि मुझे जलन होनी चाहिए, मुझे इस बात का बुरा लगना चाहिए कि वह मुझे अकेला छोड़ गई। उस एंगेजमेंट बैंक्वेट को छोड़ दिया जिसका मैंने इतने लंबे समय से इंतजार किया था, लेकिन मेरी तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आया। अचानक आइवरी को एक अजीब सा डर महसूस होता है। उसकी उंगली काफी देर तक मेरे नाम पर टिकी रहती है। वह कॉल का बटन दबाने की हिम्मत नहीं जुटा पाती। वह जानती है कि इस बार उसने मेरे साथ गलत किया है, लेकिन डोरियन ने एक बार उसकी जान बचाई थी। वह यूं ही बैठकर सब कुछ देखते हुए चुप नहीं रह सकी। आखिरकार ये एक इंसान की जिंदगी का सवाल है। उसे लगता है कि मैं उसकी बात समझूंगा। हमेशा से ऐसा ही तो होता आया है। मैंने कभी डोरियन के साथ किसी चीज के लिए कंपटीशन नहीं किया है क्या? तभी उसके असिस्टेंट को फैमिली एस्टेट से खबर मिलती है। मिसेस पाई ने अब्रॉड वैकेशन पर जाने का फैसला किया है। जो फैमिली मेंबर्स एंगेजमेंट बैंक्वेट में आने वाले थे वे शायद अब नहीं आएंगे। आइवरी हैरान रह जाती है। ओल्ड मैन ने क्या कहा? असिस्टेंट का चेहरा उतर जाता है। कॉल हेड बटलर की तरफ से आया था। उसने सीधे सीधे कुछ नहीं कहा, लेकिन बटलर ओल्ड मास्टर पाई का राइट हैंड और उनका खास आदमी है। अगर बात उसकी तरफ से आई है तो इसका मतलब है कि ओल्ड मास्टर ने पहले ही अपनी मंजूरी दे दी है। देखा जाए तो आइवरी सिर्फ एक इल्लीगल बेटी है। सालों से मेरी फैमिली के सपोर्ट से उसने पाई फैमिली के बाकी बच्चों को पीछे छोड़ दिया है और पायर्स के रूप में अपनी जगह पक्की कर ली है। मिसेस पाई इस बात को लेकर काफी समय से जल रही थी। अब्रॉड वैकेशन? हाँ बिल्कुल। ये शॉ फैमिली को नीचा दिखाने और मेरे और आइवरी के बीच दूरी पैदा करने की एक सोची समझी चाल के अलावा कुछ नहीं है। असिस्टेंट शेन एक ठंडी आह भरता है। उसे वाकई मेरे लिए बुरा लग रहा है। एंगेजमेंट बैंक्वेट के दिन मंगेतर की पूरी फैमिली ही गायब हो जाए। पूरे जिंग सिटी में आपको ऐसा दूसरा केस नहीं मिलेगा। आइवरी काफी देर तक चुप रहती है। मेरी फ्लाइट चेंज करो। मैं बैंक्वेट के दिन तक जिंग सिटी वापस पहुंचने की पूरी कोशिश करूंगी। इस बीच हेवन, मेरी लास्ट मिनट एंगेजमेंट पार्टनर, जिंग सिटी में सू फैमिली एस्टेट पहुंची है। वह ग्रैंडमा सू से मिलने आई है, जो उसके कदम रखते ही सवालों की बौछार कर देती है। असिस्टेंट जियांग कहाँ है? हेवन अपनी नजरें चुराती है। पिछले कुछ सालों में यह अफवाह जंगल की आग की तरह फैल गई है कि हेवन को लड़कियां पसंद हैं। यहाँ तक कि सू फैमिली ने भी इसे सच मान लिया है। ग्रैंडमा, जिन्हें रोमांटिक नॉवेल्स का बहुत शौक है, इस बात पर किसी से भी ज्यादा यकीन करती हैं। उन्होंने तो असिस्टेंट जांग को अपनी पोती का फ्यूचर पार्टनर ही मान लिया था, वह भी इतने अजीब उत्साह के साथ। तुम्हें क्या लगता है मैं किसके भले के लिए सोच रही हूँ? तुम्हारे इस एटीट्यूड के साथ अगर असिस्टेंट जियांग ने तुम्हें कभी डंप कर दिया तो तुम ही बैठकर रोगी। हेवन सिर्फ एक गहरी सांस लेकर रह जाती है। ट्रेंडी दादी होने का मतलब है कि उन्होंने हर तरह के नए वर्ड्स सीख लिए हैं। हेवन अपने माथे को पकड़ती है। दादी, वह सिर्फ मेरी असिस्टेंट है और उसका एक बॉयफ्रेंड है। आपको ये फालतू के नॉवेल्स पढ़ना बंद करना चाहिए। ग्रैंडमा और भी ज्यादा हैरान हो जाती हैं। वह दिन रात तुम्हारे साथ रहती है और उसका पहले से ही एक बॉयफ्रेंड है। तुम मेरे लिए किसी को घर कब लाओगी? इस मोड़ पर अगर वो कोई लड़की भी होती तो सू फैमिली उसे एक्सेप्ट कर लेती। हेवन एक बड़ा धमाका करती है। अब ढूंढने की जरूरत नहीं है। मैंने डेटिंग का स्टेप स्किप कर दिया है। मैं सीधे एंगेजमेंट करने जा रही हूँ। मैं आज खास तौर पर आप सबको यही बताने घर आई हूँ। ग्रैंडमा सू का मुंह खुला का खुला रह जाता है। एंगेजमेंट किससे? क्या तुम्हें यहाँ मैरिज लाइसेंस मिल भी सकता है? अगर असिस्टेंट जियांग नहीं है तो क्या ये एलिज है? हेवन अपना माथा पकड़ लेती है। एलिज एल्सर फैमिली की इकलौती वारिस है। वे उसे अपनी जान से ज्यादा संभाल कर रखते हैं। ग्रैंडमा अपनी त्योरियां चढ़ाती हैं। क्या वे उसे हमारी फैमिली में शादी करने देंगे? हेवन सच सामने रखती है। वह एक आदमी है, शॉ फैमिली का सबसे छोटा बेटा एश्टन। हमारी 3 दिन में एंगेजमेंट होने वाली है। ग्रैंडमा सू हेवन का हाथ पकड़ती हैं और जोर से चुटकी काटती हैं। क्या दर्द हुआ? हाँ हुआ। ग्रैंडमा खुशी से झूम उठती हैं। ये कोई सपना नहीं है। मेरी पोती के आसपास एक भी आदमी नहीं भटकता था और अब सीधे पोता दामाद सामने आ गया।
आखिरकार मेरा एक पोता दामाद होगा। तुमने एंगेजमेंट कब बताई? क्या 3 दिन का समय थोड़ा जल्दी नहीं है? इसे थोड़ा आगे बढ़ा दो, अभी तो दहेज भी तैयार नहीं है। नहीं, मुझे खुद जाकर स्टोर रूम चेक करना होगा। और वो एक पल में गायब हो जाती हैं। आखिरकार उन्हें पोता दामाद मिल ही गया। वह उन्हें निराश नहीं करने वाली थी, कम से कम अपनी निगरानी में तो बिल्कुल नहीं। ग्रैंडमा की एक्साइटेड झलक को गायब होते देख हेवन के चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल आ जाती है। सू एस्टेट के मेन हॉल में पूरी फैमिली जमा हो जाती है। वे आपस में खुसर पुसर करते हुए शादी के बारे में डिस्कशन शुरू कर देते हैं। एक अधेड़ उम्र का आदमी सावधानी से बोलता है, शॉ सरनेम, आज से 3 दिन बाद कहीं यह शॉ प्रॉपर्टीज का यंग मास्टर तो नहीं है? अंकल सू फैमिली के रियल एस्टेट बिजनेस को संभालते हैं, इसलिए यह अंदाजा लगाना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी कि मैं कौन हूँ। फिर अचानक उन्हें कुछ समझ आता है और वे बोल पड़ते हैं, रुको, मुझे लगा था कि शॉ फैमिली का रिश्ता पाई फैमिली की उस लड़की के साथ तय हुआ है। क्या तुमने किसी और का मंगेतर चुरा लिया है? अब सू फैमिली पाई फैमिली से डरती तो नहीं है, लेकिन किसी दूसरे का आदमी छीनना थोड़ा ओछा काम है ना? क्या बकवास है? ग्रैंडमा सू तुरंत डांटती हैं। तुम्हें लगता है कि हेवन कोई गुंडी है जो सड़क से किसी भी आदमी को उठाकर ले आएगी? अंकल सू पीछे हट जाते हैं, बहस करने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। छीनने की बात किसने की? हेवन अपनी कुर्सी पर बेफिक्र होकर टेक लगाती है। उसके होठों पर एक केयरफ्री स्माइल है। इसे कहते हैं जो मुझे चाहिए उसे हासिल करना। बिल्कुल सही, हासिल करना। ग्रैंडमा खुशी से चमक उठती हैं। तो आखिरकार कोई हमारी लड़की के लिए आ ही गया। मैंने तुम सबको यहाँ टाइम पास करने के लिए नहीं बुलाया है। हमारे पास टाइम बहुत कम है। हमें तौर तरीकों में कोई कमी नहीं रखनी है। पूरी लिस्ट चेक करो, जो भी कमी हो उसे अभी पूरा करो। ग्रैंडमा के हुक्म पर पूरा एस्टेट काम में जुट जाता है। सू फैमिली दहेज की लिस्ट खंगालने लगती है। अंकल सू सबसे पहले बोलते हैं, इस लिस्ट में कोई ओवरसीज प्रॉपर्टी क्यों नहीं है? फ्रांस में मेरा एक वाइनयार्ड है जो न्यूलीवेड्स के हनीमून के लिए परफेक्ट रहेगा। आंट सू तुरंत बीच में कूदती है, मैंने अभी ऑक्शन में एंटिक ज्वेलरी के कुछ सेट्स खरीदे हैं, उन्हें भी जोड़ दो। अंकल सू हाथ हिलाते हैं, वह स्पोर्ट्स कार सीरीज 5 कलर्स में आती है, जो भी कलर मिसिंग हो उसे लिस्ट में भर दो। देखते ही देखते सू फैमिली की दहेज की लिस्ट टेबल पर ऐसे जमा हो जाती है जैसे पैसों की कोई वैल्यू ही ना हो। ग्रैंडमा की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वे मुस्कुराते हुए सिर हिलाती रहती हैं। जब डिस्कशन खत्म होता है तो फैमिली के मेंबर्स एक एक करके एस्टेट से बाहर निकलने लगते हैं। तभी ग्रैंडमा सू नोटिस करती हैं कि उनकी पोती थोड़ी अलग लग रही है। हेवन की उंगलियां उसकी कलाई पर बंधे ब्रेसलेट से खेल रही हैं और उसके होठों पर रुक रुक कर एक हल्की सी स्माइल आ जाती है। दादी, मैंने एश्टन से कहा है कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए एंगेजमेंट जल्दी में की जा रही है, तो मेरी पोल मत खोल देना मेरी चालाक पोती। ग्रैंडमा नाटक करते हुए गुस्सा होने की एक्टिंग करती है। अपनी ही दादी को ढाल की तरह यूज कर रही हो। अगर आप कुछ नहीं कहेंगी तो मैं इसे आपकी हाँ मानूंगी। हेवन हंसती है और वहां से भाग जाती है। एक हाई एंड अपार्टमेंट के अंदर एक सिल्वर बालों वाला यंग मैन गुस्से में दरवाजा धकेलता हुआ अंदर आता है। आइवरी, वो बेदर्द औरत, उसने तुम्हारी ही एंगेजमेंट के दिन तुम्हें धोखा दे दिया। मैंने तुमसे शुरुआत से कहा था कि उस औरत का कैरेक्टर सही नहीं है, लेकिन तुमने मेरी एक न सुनी। तुम्हें तो बस उस पर और उस डोरियन पर अंधा भरोसा करना था। और डोरियन की तो बात ही मत करो। कॉलेज के दिनों में कैंपस में एक कार आइवरी को टक्कर मारने ही वाली थी कि उसने उसे धक्का दे दिया। बस इतनी सी बात। कुछ खरोंचें आई और उसकी हिम्मत देखो कि खुद को उसका लाइफ सेवर कहता है, कलाई काट लेता है। प्लीज, मैं उसके इस ड्रामे में नहीं आने वाला। तुम और आइवरी साथ बड़े हुए हो, वह तो बीच में घुस आया और अब हमदर्दी बटोरने के लिए ऐसे स्टंट्स कर रहा है। जिंग सिटी और हाई सिटी के बीच मीलों की दूरी है। अगर वह सच में ऐसा करना चाहता तो भी आइवरी कभी टाइम पर नहीं पहुंच पाती। वह हर शब्द के साथ और ज्यादा भड़का जाता है। इन सालों में उसकी कार, उसका अपार्टमेंट, उसकी जॉब, यहाँ तक कि उसके भाई की जॉब, सब आइवरी ने अरेंज की। भले ही वे उसकी कितनी भी आभारी क्यों ना हो, मदद करने की भी एक लिमिट होती है। सही कहा ना एश्टन? ऐसा तो है नहीं कि दुनिया की बाकी सारी औरतें गायब हो गई हैं। अगर वह तुम्हारे साथ सही व्यवहार नहीं कर सकती तो बिना किसी गिल्ट के पीछे हट जाओ। अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा है तो ये एंगेजमेंट तोड़ दो। मैं तुम्हारी शादी किसी बेहतर लड़की से करवा दूंगा। मैं अब यह सब और बर्दाश्त नहीं कर सका। शांत हो जाओ। मैं उसे संभालने की कोशिश करते हुए कहता हूँ, आइवरी और डोरियन पर दिमाग खराब करने का कोई फायदा नहीं है। मेरा भाई तब तक चिल्लाता रहता है जब तक उसका गला नहीं सूख जाता। फिर वो पानी का गिलास उठाकर एक सांस में पी जाता है। तुम्हें पता है एयरपोर्ट से वापस आते वक्त मुझे कौन मिला? आइवरी के पेरेंट्स। वे पाई ट्विंस के साथ अब्रॉड वैकेशन पर निकल गए। शादी का रिश्ता तो छोड़ो, किसी छोटे मोटे फंक्शन में भी दुल्हन की पूरी फैमिली गायब नहीं होती। एश्टन, वे तुम्हारा फायदा उठा रहे हैं क्योंकि तुम बहुत सीधे हो। वे ये सब जानबूझकर कर रहे हैं। अगर तुम ये सब भी बर्दाश्त कर सकते हो तो उसके बाद तुम्हारे और आइवरी के बीच जो भी होगा मैं एक वर्ड भी नहीं बोलूंगा। मैं अपना सिर झुकाए रखा हूं। मेरे चेहरे के एक्सप्रेशंस पढ़े नहीं जा सकते। मैं जानता हूं कि आइवरी को अपनी लिमिट्स का अंदाजा नहीं है। घमंडी, सेल्फ सेंटर्ड मेरे लिए सही मैच नहीं है। मैं ये भी जानता हूं कि पाई फैमिली ने बीमारी का बहाना बनाकर अब्रॉड जाने का नाटक किया है,
ये मेरे और मेरे भाई के मुंह पर एक जानबूझकर मारा गया थप्पड़ है। हमारे पेरेंट्स अब इस दुनिया में नहीं है, सिर्फ हम दोनों भाई ही शॉ फैमिली की विरासत को संभाल रहे हैं। यही वजह है कि मुझे इस एंगेजमेंट की और भी ज्यादा जरूरत है। मैंने सिर्फ अपनी एंगेजमेंट पार्टनर बदली है। अगर मैं एंगेजमेंट पूरी तरह से कैंसिल कर देता तो पाई फैमिली पर तो सवाल उठते ही, लेकिन मेरी भी बदनामी होती। शॉ फैमिली पहले से ही मुश्किल दौर से गुजर रही है। न जाने कितने शेयर होल्डर्स हमारी एक गलती का इंतजार कर रहे हैं। मैं अपनी फैमिली को नीचे नहीं गिरने दे सका, तो आइवरी से भी बेहतर फैमिली के किसी बंदे को ढूंढना ही मेरे पास अकेला और सबसे अच्छा ऑप्शन है। ये पी फैमिली के मुंह पर करारा थप्पड़ है या नहीं, ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है। रुको, क्या तुमने शादी का पार्टनर बदल दिया? मेरा भाई बिल्कुल हैरान रह जाता है। कल जिससे मेरी सगाई हो रही है वह आइवरी नहीं है, वह हेवन है, पूरे शगुन और रस्मों रिवाजों के साथ। मैं कहता हूँ वह रस्म जहाँ दोनों फैमिलीज एक साथ बैठती हैं। मेरे भाई की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। हेवन, वही हेवन जिसके बारे में मैं सोच रहा हूँ, जिसने आइवरी की पूरी जवानी में अपनी चमक से उसे फीका कर दिया था, जिसके लिए वह आज भी चिढ़ती है। क्या बकवास है? क्या ये कोई रिवेंज फैंटेसी है? मेरे भाई को अपनी कानों पर यकीन ही नहीं हो रहा है। जब आइवरी को यह बात पता चलेगी तो उसका चेहरा देखने लायक होगा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं अपनी लाइफ में वह दिन देखूंगा जब मेरा छोटा भाई वाकई आइवरी को डंप कर देगा। चलो, कम से कम ये सब बेकार नहीं गया। एंगेजमेंट बैंक्वेट का दिन, मेबच कार के अंदर, मैं बैक सीट के बीच में बैठा खिड़की से बाहर धुंधले होते नजारों को देख रहा हूँ। कुछ ही मिनटों में हेवन की फैमिली से मिलने का थॉट आते ही मेरी उंगलियां घबराहट में फोन पर कस जाती हैं। स्क्रीन की लाइट जलती है। एक फोटो में एक औरत हॉस्पिटल के बेड पर लेटी हुई है। उसे ड्रिप चढ़ रही है और वो काफी कमजोर दिख रही है। मैं तुरंत आइवरी को पहचान लेता हूँ। भले ही मैंने आइवरी को हमेशा के लिए छोड़ देने का फैसला कर लिया था, फिर भी मेरी आंखों में एक हल्की सी चुभन होती है। सिर्फ इस फोटो को देखकर ही मेरा दिल जोर से धड़कने लगता है, जिससे मेरा सीना भारी और सुन्न हो जाता है। क्या हुआ? मेरा भाई मेरी तरफ झुकता है। एक नजर देखते ही वो भड़क उठता है। ये दोनों कचरे के टुकड़े, ये दोनों मर क्यों नहीं जाते? मेरा भाई मेरे हाथ से फोन छीन लेता है। फोटो को लगभग तुरंत ही डिलीट कर दिया गया और उसके बाद मैसेजेस की बाढ़ आ गई। ओह सॉरी, गलती से ये फोटो किसी और को भेजने की जगह तुम्हें चली गई एस्टन। मेरे भाई के हाथ की नसें गुस्से से तन जाती हैं। ये चालाक छोटा सांप। कुछ नहीं हुआ है, मैं आराम से कहता हूँ। उसे आइवरी चाहिए तो वो उसे अपने पास ही रखे। मैं बिना दोबारा सोचे डोरियन को ब्लॉक कर देता हूँ। वो मेरा टाइम वेस्ट करने के लायक भी नहीं है। दूसरी तरफ हॉस्पिटल के कमरे में डोरियन को एहसास होता है कि उसे ब्लॉक कर दिया गया है। उसके चेहरे की घमंडी स्माइल वहीं जम जाती है। वो अब भी इस बात को समझ ही रहा होता है कि तभी दरवाजा खुलता है। असिस्टेंट शेन उसके पास आता है। सर, बॉस आज जिंक सिटी के लिए फ्लाइट ले रही हैं। प्लीज आप अपनी रिकवरी पर ध्यान दें, आपका काम किसी और को दे दिया गया है। डोरियन अपना जबड़ा भींच लेता है। एक पल के लिए सन्नाटा छा जाता है। फिर अचानक से वह अपने चेहरे पर लाचारी और दुख के एक्सप्रेशंस ले आता है। आइवरी जा रही है। मैंने अपनी कलाई तक काट ली, फिर भी वह रुक नहीं रही है। तो क्या मैं कम से कम उसके साथ जिंक सिटी वापस उड़ सकता हूँ? दिल की गहराइयों में वह जानता है, चाहे कुछ भी हो जाए, आइवरी ही उसके लिए सबसे बेहतरीन टिकट है। वह इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाला। असिस्टेंट शेन की आंखों में एक ठंडी चमक औंधती है। वह मन ही मन सोचता है कि उसे इसी बात का डर था। डोरियन बॉस के एंगेजमेंट बैंक्वेट में कोई ना कोई ड्रामा जरूर करेगा। उसने इसे रोकने के लिए हर संभव कोशिश की, लेकिन डोरियन फिर भी बॉस को घसीट कर यहाँ तक ले आया। असिस्टेंट शेन खड़ा हो जाता है। तो प्लीज आप अपना सामान पैक कर लीजिए, मैं टिकट्स बुक कर देता हूँ। डोरियन मन ही मन गालियां देता है। ये घटिया असिस्टेंट शेन हमेशा बीच में टांग अड़ाता है। चाहे डोरियन उसे मक्खन लगाने की कितनी भी कोशिश कर ले, शेन कभी अपनी जगह से नहीं हिलता। बस डोरियन को एक बार बॉस का पति बनने दो। शेन सबसे पहला बंदा होगा जिसे वह नौकरी से निकालेगा। एंगेजमेंट बैंक्वेट की तरफ तेजी से जा रही कार में डायना गुस्से में उबल रही है। आइवरी, शॉ फैमिली ने इस बार हद ही पार कर दी। पिछली बार जब मैं शॉ एस्टेट गई थी तब उन्होंने तुम्हारी इंसल्ट की, वो कम नहीं था। कम से कम तुम और एस्टन एंगेज तो हो, एक तरह से फैमिली ही हो। आइवरी सीट से टेक लगाती है और बिना एहसास हुए सो जाती है। उसकी त्योरियां छड़ी हुई हैं। डायना उसकी तरफ मुड़कर देखती है। उसके होंठ आपस में भींच जाते हैं। उसकी आंखों में दर्द का एहसास होता है, जिसे वह तुरंत दबा लेती है। एस्टन को जरूर आइवरी के साथ फिर से कोई प्रॉब्लम हो रही होगी। पिछले कुछ सालों में डोरियन की वजह से वो कई बार उससे बहस कर चुका है। ज्यादा से ज्यादा 3 दिन की बात है, एस्टन खुद ही हार मान लेगा और रेंगता हुआ आइवरी के पास वापस आ जाएगा। आइवरी अपनी आंखें खोलती है। क्या इन पिछले कुछ दिनों में एस्टन ने तुमसे कांटेक्ट किया? डायना ताना मारती है। नहीं, तुम्हें तो पता ही है, मेरी और उसकी कभी नहीं बनी। आइवरी अपनी घड़ी की तरफ देखती है और कुछ नहीं कहती। वे पूरे रास्ते तेजी से गाड़ी चलाते हैं और आखिरकार होटल के एंट्रेंस पर पहुंच जाते हैं। एक शानदार मेबैक कार उनकी नजर में आती है।
आइवरी अपनी थ्योरियां चढ़ाती है। वो कार जानी पहचानी लग रही है। डायना का मूड खराब हो जाता है। फिर से वही हेवन। ये पूरा होटल आज के दिन के लिए बुक किया गया है। यहाँ आने जाने वाला हर बंदा एंगेजमेंट बैंक्वेट के लिए ही आया है। हेवन का शॉ फैमिली से कोई कनेक्शन नहीं है और न ही वो पाई फैमिली के करीब है। वो यहाँ क्या कर रही है? और वो किसी आदमी के हाथ में हाथ डाले खड़ी है। क्या उसे लड़कियां पसंद नहीं थीं? आइवरी एक गहरी सांस लेती है और खिड़की के बाहर देखती है। हेवन अपने बगल में खड़े आदमी के हाथ में हाथ डाले बड़े आराम से घूम रही है। आइवरी को सिर्फ उन दोनों की पीछे से परछाई दिखती है। आगे बढ़ रहे उन दो फिगर्स को हाथ में हाथ डाले देकर आइवरी का चेहरा गंभीर हो जाता है। वह तेजी से कार से बाहर निकलती है और होटल के अंदर भागती है। बैंक्वेट के मेन फ्लावर्स बदल दिए गए हैं। वे सफेद गुलाब नहीं है जो उसे पसंद है। आइवरी का दिल ऐसे बैठ जाता है जैसे कोई उसे जबरदस्ती नीचे खींच रहा हो। उसकी सांसें एक पल के लिए थम जाती हैं। रिसेप्शनिस्ट बोलता है, मैम, क्या आपसे टाइम समझने में कोई गलती हो गई? एंगेजमेंट बैंक्वेट तो पहले ही खत्म हो चुका है। वे अंदर सफाई कर रहे हैं। अपनी जॉब के इतने सालों में वह खुद हैरान है। ये पहली बार है जब उसने किसी को दोपहर के 2 बजे के बाद एंगेजमेंट बैंक्वेट के लिए आते देखा है। आइवरी अपनी दोनों मुट्ठियां भींच लेती हैं। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा। असिस्टेंट शेन आगे बढ़ता है। टाइम को देखते हुए, बैंक्वेट वाकई में खत्म हो चुका है। शायद हमें पहले वापस चलना चाहिए। आइवरी नहीं जानती क्यों, लेकिन पूरे दिन उसके सीने में उठ रहा डर अब बर्दाश्त से बाहर हो चुका है। मैं अंदर जाकर देखना चाहती हूँ। वह दरवाजों को धक्का देकर खोलती है। बैंक्वेट हॉल पूरा खाली है। हर एक गेस्ट काफी पहले ही जा चुका है। पूरे वेन्यू पर गहरे लाल रंग के गुलाबों की चादर बिछी हुई है, जो एक ग्रैंड फेयरवेल की तरह खामोश दिख रही है। किसी ने उसका इंतजार नहीं किया। स्टेज पर लगा व्हाइट बैकड्रॉप अभी तक हटाया नहीं गया है। मेरा नाम वहीं पर बिल्कुल साफ और अक्षरों में लिखा हुआ है। उसके पैरों के पास एक अकेला गुलाब पड़ा है। वह नीचे झुकी है और उसे उठा लेती है। वह उसे अपनी नाक के पास ले जाती है और धीरे से सूंघती है। खुशबू बहुत गहरी है, लेकिन जानी पहचानी नहीं है। ये वह खुशबू नहीं है जिसे वह जानती है। ये वैरायटी कोई आम गुलाब नहीं लगती। मखमली टेक्सचर के साथ गहरा लाल रंग एक नॉर्मल रेड रोज को बेहद एलिगेंट और क्लासिक लुक दे रहा है। इस वैरायटी को ब्लैक बकारा कहते हैं। ये आमतौर पर नहीं दिखती। असिस्टेंट शेन इस नस्ल को पहचान लेता है। ये इतनी भी दुर्लभ नहीं है, लेकिन इतने कम समय में इतने सारे फ्रेश ब्लैक बकारा फ्लावर्स जमा करना, इसमें सच में काफी एफर्ट्स लगे होंगे। डायना अपना पेशेंस खो देती है। मुझे लगा कोई महंगी नस्ल होगी। आइवरी, सब लोग जा चुके हैं। अब यहाँ क्या देखना बचा है? चलो यहाँ से चलते हैं। आइवरी धीरे से गुलाब की पंखुड़ियों को छूती है। पंखुड़ियों के किनारे पहले से ही मुड़ने लगे हैं। क्या तुमने उसे बताया था कि मैं वापस आ रही हूँ? असिस्टेंट शेन अपने चश्मे को ठीक करता है। मैंने बोर्डिंग करने से पहले मिस्टर शॉ को मैसेज किया था। आइवरी एक कड़वी स्माइल देती है। उसे पता था कि मैं वापस आ रही हूँ, फिर भी उसने इंतजार नहीं किया। आइवरी की आंखों के आगे अंधेरा छाने लगता है। उसके कदम डगमगाने लगते हैं। असिस्टेंट शेन उसे तुरंत संभाल लेता है। क्या आप ठीक हैं बॉस? आपने टाइम बचाने के लिए खाना नहीं खाया? ये बस लो ब्लड शुगर की वजह से है। सच तो ये है कि आइवरी अक्सर कंपनी के कामों में इतनी उलझ जाती थी कि खाना खाना ही भूल जाती थी। लेकिन जब मैं उसके आसपास होता था तो मुझे जब भी मौका मिलता, मैं ऑफिस में उसके लिए सिंपल सा खाना बना देता था। काफी टाइम से उसे लो ब्लड शुगर की प्रॉब्लम नहीं हुई थी। जब वो अपना फोन चेक करती है तो फिर से बिजी टोन बजती है। कार के अंदर का माहौल और ठंडा हो जाता है। डायना अब और खुद को रोक नहीं पाती। आइवरी, तुम जानती हो कि एश्टन कैसा है? ये पहली बार नहीं है जब उसने बिना किसी बात के नखरे दिखाए हों। बस उसे नजरअंदाज करो। अगर तुम मुझसे पूछो तो तुमने ही उसे सिर पर चढ़ा रखा है। अभी तुम्हारी शादी भी नहीं हुई है और उसकी इतनी हिम्मत कि वो तुम्हें दिनों तक इग्नोर करे। उससे शादी कर लो और वो सच में तुम्हारे सिर पर चढ़कर नाचेगा। असिस्टेंट शेन मेरी तरफ से सफाई देता है। मिस्टर शॉ को पूरा एंगेजमेंट बैंक्वेट अकेले ही अरेंज करना पड़ा था। हो सकता है कि वे फोन चेक करने में बहुत बिजी हों। डायना तुरंत पलटकर जवाब देती है। दिनों तक इतने बिजी कि फोन पर एक नजर भी ना मार सकें। उनके पास एक मैसेज भेजने का भी टाइम नहीं था। तुम सही कह रही हो, मैंने ही उसे सिर पर चढ़ा रखा है। आइवरी के चेहरे के एक्सप्रेशंस बिल्कुल ठंडे पड़ जाते हैं। मैं मानता हूं कि इस बार मैंने चीजों को सही तरीके से हैंडल नहीं किया, लेकिन जैसे ही मैं हाई सिटी में उतरी, मैंने असिस्टेंट शेन से उसे इन्फॉर्म करवा दिया था और मैं जितनी जल्दी हो सका उतनी जल्दी भागती हुई वापस आई। हमारे बीच 1 दशक से भी ज्यादा पुराना रिश्ता है। वह आखिर मेरी मजबूरी क्यों नहीं समझ सका? और यहाँ मैं उसे मनाने के बारे में सोच रही थी। यहाँ तक कि जब मैं खुद इतनी बिजी थी तब भी मैंने उसके लिए एक गिफ्ट खरीदने का टाइम निकाला। लगता है अब उसकी कोई जरूरत नहीं है। वो ब्रेसलेट के गिफ्ट बॉक्स को आगे फेंक देती है। इसे डोरियन को भेज दो। अगर एश्टन को यह नहीं चाहिए तो इसे लेने वाले बहुत लोग हैं। मैं उस दिन का इंतजार करूंगी जब उसे इस बात का पछतावा होगा। अचानक एक रिंगटोन गूंजती है। असिस्टेंट शेन फोन उठाता है। असिस्टेंट शेन, क्या बॉस अभी आपके साथ हैं? हाँ, वे साथ ही हैं। क्या हुआ? कंपनी बहुत बड़ी प्रॉब्लम में है। असिस्टेंट शेन के चेहरे का रंग उड़ जाता है और उसके हाथ अनकंट्रोल होकर कांपने लगते हैं। कार तेजी से कंपनी की तरफ वापस दौड़ती है। डायना गुस्से में उबल रही है। वो तो बस एक वोकेशनल कॉलेज का ड्रॉप आउट है। अगर उसके छोटे भाई डोरियन ने एक बार आइवरी की जान न बचाई होती
तो वो कभी पाई कॉरपोरेशन के पास भी नहीं फटक पाता। उसकी इतनी हिम्मत कि वो नकली माल को असली बताकर बेच दे और पाईकॉप और ली कॉप की डील के साथ खिलवाड़ करे। आपको समझना होगा कि इस वक्त पाई कॉरपोरेशन के दो सबसे बड़े बिजनेस पार्टनर्स शॉ फैमिली और ली फैमिली हैं। अब जब यह बात बिगड़ चुकी है तो भले ही हम किसी तरह ली कॉर्प के साथ डील बचा भी लें, पाई कॉरपोरेशन की साख तो पूरी तरह मिट्टी में मिल चुकी है। उसने जो करोड़ों रुपए का गबन किया है वो पाई कॉरपोरेशन की नींव तक हिला सका है। असिस्टेंट चेन फोन काटता है और पीछे मुड़ता है। बॉस, मिस्टर ली का ऑफिस कॉल पिक नहीं कर रहा है। पीवाईपी और ली कॉर्प की पार्टनरशिप हमेशा से मेरे भरोसे पर टिकी रही है। ली फैमिली और मेरी फैमिली का बहुत पुराना रिश्ता है। उन्होंने कभी बिजनेस में पाई कॉरपोरेशन के लिए मुश्किलें खड़ी नहीं की। इस तरह कॉल्स को इग्नोर करना ऐसा पहली बार हो रहा है। पिछले 6 महीनों के सारे मटेरियल्स में मिलावट की गई थी और वे इसी सही टाइम पर जाकर एक्सपोज हुए। मिस्टर ली मेरी तरफ से अपना गुस्सा निकाल रहे हो सकते हैं। वे शुरुआत से ही डोरियन और उसके भाई को कंपनी में लाने के खिलाफ थे। आइवरी ने हर किसी के ऑब्जेक्शन को दरकिनार करके अकेले दम पर यह फैसला लिया और उन दोनों को बड़े ओहदों पर बैठा दिया। और अब शॉ और पी फैमिली के बीच शादी का रिश्ता एक पतले धागे से लटक रहा है और कंपनी की इतनी बड़ी डील उसके मुंह पर आ फटी है। असिस्टेंट शैन को कुछ समझ नहीं आ रहा है। बॉस वैसे तो बहुत समझदार औरत हैं, तो फिर डोरोन के मामले में उनकी अक्ल पर पर्दा क्यों पड़ जाता है? जब भी उन दोनों भाइयों की बात आती है जो झोंक की तरह चिपके हुए हैं, तो उसे अपनी लाइफ में पहले कभी न महसूस हुई बेबसी का एहसास होता है। आइवरी के चेहरे से चुपचाप आंसू बहने लगे हैं। जब उसने गैरेट को वेयरहाउस मैनेजर बनाया था, तब विरोध में कहा गया एक एक शब्द आज भी उसके कानों में गूंज रहा है। असिस्टेंट शेन ने उसे वार्निंग दी थी, बॉस, गैरेट के पास वेयरहाउस मैनेजर बनने की कैपेबिलिटी ही नहीं है। अगर आप उसे ट्रेन करना चाहती हैं तो उसे जमीन से शुरुआत करने दीजिए। पुराने स्टाफ ने भी अपनी राय दी थी। गैरेट की क्वालिफिकेशन देकर तो वो यहाँ सिक्योरिटी गार्ड की जॉब के लायक भी नहीं है। उसे रातों रात इतने बड़े ओहदे पर बैठाना सही फैसला नहीं होगा। यहाँ तक कि डायना ने, जिसने कभी उसके किसी फैसले का विरोध नहीं किया था, पहली बार खुलकर बोला था, आइवरी, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? उसे चोरी के जुर्म में स्कूल से निकाला गया था। उसे वेयरहाउस का इंचार्ज बनाना मतलब लोमड़ी को मुर्गियों की रखवाली सौंपना है। और तब आइवरी ने क्या जवाब दिया था? उसे लगा कि मैं डोरियन को पसंद नहीं करता, इसीलिए पर्सनल फीलिंग्स को बिजनेस में ला रहा हूँ और इसका विरोध कर रहा हूँ। उसे लगा कि असिस्टेंट शेन बहुत पुराने ख्यालात का है, जो लोगों को उनके पोटेंशियल के बजाय उनकी डिग्री से जज करता है। कार अभी पूरी तरह रुकी भी नहीं थी कि आइवरी और डायना तेजी से कंपनी बिल्डिंग के अंदर भागती हैं। असिस्टेंट शेन कार का दरवाजा बंद करता है और एक ठंडी आह भरता है। पूरी कंपनी इस रायते को फैलाने के बाद उसे समेटने में लगी हुई है और आइवरी ने अभी भी उसे डोरियन को गिफ्ट डिलीवर करने के लिए कहा है। कॉन्फ्रेंस रूम में ली कॉरपोरेशन की असिस्टेंट लिन काफी देर से इंतजार कर रही है। आइवरी की असिस्टेंट डरते डरते पूछती है, असिस्टेंट लिन, क्या आप थोड़ा कॉफी लेना पसंद करेंगी? मिस पाई और असिस्टेंट शेन अभी वापस नहीं आए हैं। असिस्टेंट लिन उसकी तरफ एक नजर देखती तक नहीं है। वह एक ठंडी खामोशी के साथ इंतजार करती रहती है। मिनट गुजरते जाते हैं। असिस्टेंट लिन के चेहरे पर एक तंजिया स्माइल आ जाती है। क्या यहाँ कॉफी फ्री में मिल रही है, या बात कुछ और है? या फिर मिस पाई इतनी बड़ी हस्ती बन गई है कि मुझ जैसी मामूली असिस्टेंट से टाइम पर मिलना भी जरूरी नहीं समझती? पास खड़ी यंग असिस्टेंट इस डांट से रोने लगती है। मिस पाई, बस रास्ते में ही है, बस थोड़ा सा इंतजार और कर लीजिए। प्लीज रोना बंद करो, लोग सोचेंगे कि मैं तुम्हें टॉर्चर कर रही हूँ। आइवरी पाई, वो आखिरकार इतने टॉप पर कैसे पहुंची? वो अपने ऑफिस में कैसे कैसे लोगों को जॉब पर रखती है। एक तरफ डोरोन जैसा सेक्रेटरी है जो आए दिन बीमार रहने का नाटक करता है और उसकी बीमारी का हाल पूछने खुद सीईओ जाती है। दूसरी तरफ ये कमजोर सी असिस्टेंट है जो सिर्फ कॉफी सर्व कर सकती है और जरा सी बात पर आंसू बहाना शुरू कर देती है। असिस्टेंट की आंखों से आंसू टपकने लगते हैं। आई एम सॉरी। आइवरी आखिरकार वहां पहुंचती है और ली कॉरपोरेशन को इस मामले का प्रॉपर सॉल्यूशन देने का प्रॉमिस करती है। एक प्रॉपर सॉल्यूशन? ली कॉरपोरेशन को सिर्फ बातों से ज्यादा कुछ चाहिए। आइवरी की उंगलियां कस जाती हैं, उसके हाथ में रखे पेपर्स मुड़ जाते हैं। तो फिर असिस्टेंट लिन के हिसाब से इस मामले को कैसे हैंडल किया जाना चाहिए? पार्टनरशिप तुरंत खत्म की जाए, ली कॉरपोरेशन को हुए एक एक पैसे के नुकसान का मुआवजा दिया जाए, पब्लिकली माफी मांगी जाए और पेनल्टी फीस पे की जाए। आइवरी नेगोशिएट करने की कोशिश करती है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो ली कॉरपोरेशन ने अभी तक इनमें से एक भी मटेरियल यूज नहीं किया है। क्यों ना हम बीच का कोई रास्ता निकालें? ली कॉर्प इस मटेरियल के बैच को अपने पास ही रखे। हम ओरिजिनल पेमेंट का आधा पैसा रिफंड कर देंगे। इस तरह ली कॉर्प के पैसे बचेंगे और हमें सब कुछ वापस शिप करने की झंझट से छुटकारा मिल जाएगा। ये दोनों के लिए फायदे का सौदा है। असिस्टेंट लिन वहीं खड़े खड़े हंसने लगती है। मिस पाई, आप सच में पैसों का हिसाब किताब बहुत अच्छा लगा लेती हैं। तो फिर आप एक अंदाजा क्यों नहीं लगाती? हमने 6 महीने तक उन मटेरियल्स को बिना छुए ऐसे ही क्यों रखा? क्योंकि वे किसी काम के नहीं हैं। यही वजह है ली कॉरपोरेशन हमेशा हाई एंड क्वालिटी पर काम करती है। हर एक मटेरियल को खुद चुनकर इस्तेमाल किया जाता है। नकली माल को प्रीमियम बताकर बेचना कॉर्पोरेट सुसाइड जैसा है। मैंने जो शर्तें अभी रखी हैं वही अकेला सॉल्यूशन है।
मिस पाई, आपके पास 3 दिन का टाइम है। मैं सजेस्ट करूंगी कि आप इस पर ठंडे दिमाग से सोच लें। इसके साथ ही असिस्टेंट लिन आइवरी के हाथों से डॉक्यूमेंट्स छीन लेती है। 3 दिनों के अंदर अगर ली कॉर्प को पीवाई कॉर्प की तरफ से सही कमिटमेंट नहीं दिखा तो हम इस मामले को कोर्ट में सुलझाएंगे। असिस्टेंट लिन बिना पीछे मुड़े बाहर निकल जाती है। आइवरी खुद को संभालने का नाटक करती है और पीछे से आवाज देती है, क्या आपको सच में लगता है कि आपके पास इस मामले को हैंडल करने की अथॉरिटी है? असिस्टेंट लिन पलटकर ठंडा जवाब देती है, ओह, तो मिस पाई को यह बात अच्छी तरह पता है कि यह पार्टनरशिप सिर्फ एस्टन की वजह से ही पॉसिबल हो पाई थी। तो क्या आपने कभी सोचा है कि हर फेवर की एक एक्सपायरी डेट होती है? उसने मिस्टर ली के सामने आपकी गारंटी ली थी और आप अपने ही लोगों को कंट्रोल में नहीं रख सकती जो आपकी नाक के नीचे माल में मिलावट कर रहे हैं। असिस्टेंट लिन अपनी एक भौं उठाती है। उसकी टोन में साफ तौर पर ताना झलक रहा होता है। मेरे पास अथॉरिटी है या नहीं ये मेरा मैटर है। मिस पाई को इसकी टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। वह अपने सैंडल्स की आवाज करती हुई बाहर निकल जाती है। आइवरी बंद दरवाजे को घूरती रहती है। उसकी आंखें उस पर टिकी हैं। उसका सीना गुस्से से तेजी से ऊपर नीचे हो रहा है। वह टेबल पर रखे कप को उठाती है और पूरे जोर से कमरे के दूसरे कोने में फेंक कर मारती है। पूरी कंपनी की लाइट्स जल रही हैं। हर डिपार्टमेंट को ओवरटाइम करने के लिए बुला लिया गया है। हर किसी के चेहरे पर थकावट और गुस्सा साफ दिख रहा है। आखिरकार कोई मन ही मन बड़बड़ाता है, ये सब गैरेट का फैलाया हुआ कचरा है। हम ही इसका कचरा साफ करने वाले क्यों बने? क्या डोरेन उसका भाई नहीं है? वो इसे क्यों नहीं संभाल रहा है? ये सालों पुराना वेयरहाउस रिकॉर्ड्स है। पूरी रात जागने पर भी ये काम खत्म नहीं होगा। कोई धीरे से फुसफुसाता है, अपनी आवाज नीची रखो। अगर डोरेन या मिस पाई ने तुम्हें सुन लिया तो तुम्हारी खैर नहीं। क्या तुमने नहीं सुना? मिस पाई ने डोरेन की खातिर मिस्टर शॉ का एंगेजमेंट बैंक्वेट भी छोड़ दिया। कोई और बीच में बोल पड़ता है, सच में? मिस्टर शॉ के लिए ये बहुत बुरा हुआ। मुझे मत बताओ। शॉ फैमिली का यंग मास्टर गांव से आए किसी गोल्ड डिगर के सामने फीका पड़ गया। मेरा भाई हर एक फुसफुसाहट सुन लेता है। जब वह यह जानने आता है कि चल क्या रहा है, वह अपने होठों पर एक तंजिया स्माइल लाता है और लिफ्ट में कदम रखता है। अभी कुछ देर पहले आइवरी खुद को एस्टन की मंगेतर होने का दावा कर रही थी और यहां तक कि सीईओ की असिस्टेंट को भी इस बात का कोई आइडिया नहीं है। कितना इंटरेस्टिंग है। पूरी पाई कॉर्पोरेशन में एक भी इंसान को यह नहीं पता कि मेरी सगाई सू फैमिली की बेटी से हो चुकी है। इस बीच असिस्टेंट लिन अपने लाल होंठों पर एक स्माइल लाती है। चीजें अब और इंटरेस्टिंग हो गई हैं। वापस जाते समय कार में हेवन अपना सिर मेरे कंधे पर टिका देती है। मुझे नहीं पता कि उसने ऐसा कब शुरू किया। उसके बालों की एक लट मेरी गर्दन को छूती है जिससे एक हल्की सॉफ्ट खुशबू आ रही है। तुम आज जल्दी उठ गए थे, है ना? वह धीरे से कहती है। अगर तुम थके हो तो थोड़ी देर आंखें बंद कर लो। जब हम पहुंचेंगे तो मैं तुम्हें जगा दूंगी। मैं अपने दर्द करते सूजे हुए पैरों की तरफ देखता हूँ। मैं सच में थका नहीं हूँ। मेरे पैरों में बस थोड़ा दर्द है। घर पहुंचकर गर्म पानी में पैर डालने से ये ठीक हो जाएगा। मैंने सिर्फ स्मार्ट दिखने के लिए पूरे दिन नए शूज पहने थे। घंटों खड़े रहने के बाद मेरे टखनों पर लगभग छाले पड़ गए हैं। बिना एक शब्द बोले हेवन नीचे झुकती है। हिलो मत, मुझे इसे थोड़ा दबाने दो। दर्द नहीं होगा। मैं 1 सेकंड के लिए जम जाता हूँ। मेरे गालों पर गर्मी महसूस होने लगती है। बात दर्द होने की नहीं है। बात बस इतनी है कि मुझे शर्म आ रही है। हेवन अपना सिर नीचे करती है। उसकी उंगलियां मेरे टखने की सूजी हुई स्किन पर धीरे से प्रेस करती हैं। मेरा पूरा शरीर लकड़ी की तरह कड़ा हो जाता है। मैं आज के बारे में एक सेंटेंस बोलने में कामयाब होता हूँ, थैंक यू। तो तुम मैरिज रजिस्टर करने कब चलना चाहती हो? कुछ सेकंड के लिए गहरा सन्नाटा छा जाता है। जैसे ही ये वर्ड्स मेरे मुंह से निकलते हैं मेरा मन करता है कि मैं खुद को थप्पड़ मार लूं। गलत मतलब मत निकालना। मेरे कहने का मतलब है कि मैंने अपनी डील पूरी कर दी है। अब आपकी बारी है अपना प्रॉमिस पूरा करने की। हेवन अपनी आंखें उठाकर मुझसे नजरें मिलाती है। मैं जानती हूँ कि आप अपनी जुबान के पक्के इंसान हैं मिस्टर शॉ। उसके होंठों के कोने पर एक हल्की सी स्माइल आ जाती है। कोई गलतफहमी नहीं है। 1 सेकंड पहले मैं पूरी तरह नॉर्मल फील कर रहा था, लेकिन जिस मोमेंट हेवन की नजरें मुझ पर पड़ती हैं मुझे अचानक से एक गिल्ट फील होने लगता है। लेकिन मैं अपना ईगो नहीं गिरा सकता। भले ही मेरा कूल खत्म हो रहा हो, पर मैं घबराया हुआ नहीं हूँ। अगर मैं घबराया होता तो मैं खुद मैरिज रजिस्ट्रेशन की बात नहीं उठाता। ओह रियली? मैं सोच रही थी कि चूंकि हम एक दूसरे को मुश्किल से जानते हैं इसलिए रजिस्ट्रेशन के लिए जल्दीबाजी करना आपके लिए थोड़ा ज्यादा हो सकता है यंग मास्टर। लगता है मैंने आपकी एडजस्ट करने की कैपेबिलिटी को कम मांगा। मेरी गलती। अरे लगभग 4 बजने वाले हैं। आज के लिए तो बहुत देर हो गई है। क्या यंग मास्टर कल फ्री हैं? मेरे अंदर का एक हिस्सा कहना चाहता है कि इतनी जल्दी करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर मुझे याद आता है कि शुरुआत मैंने ही की थी। मैं बस अपने दांत भींचकर इस बात को हजम कर लेता हूँ। अगर कोई अचानक काम ना आ जाए तो हाँ, मैं फ्री हूँ। जब हम बाहर निकलते हैं तो वह कहती है, आपके पैरों में दर्द हो रहा है, चलिए मैं आपको ऊपर तक छोड़ देती हूँ। मैं एक पल के लिए रुक जाता हूँ। मेरा दिल बिना किसी वजह के तेजी से धड़कने लगता है। थैंक्स। जब भी मैं उसके साथ अकेला होता हूँ मेरा दिमाग और मेरी सोशल स्किल्स दोनों जीरो हो जाती हैं, इसलिए मैं अपना मुंह बंद रखने का फैसला करता हूँ।
मैं खामोशी से हेवन के पीछे चलता हूँ। जैसे जैसे हम चलते हैं मैं उसकी परछाई पर कदम रखता हूँ। जो अपार्टमेंट मैंने खरीदा है वह बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन ये सिटी सेंटर में एक हाई एंड कॉम्प्लेक्स में है। यहाँ का नज़ारा बहुत सुंदर है, भाग दौड़ भरी सिटी के अंदर शांति का एक छोटा सा टुकड़ा। लेकिन जब से मैंने पाई कॉरपोरेशन में काम करना शुरू किया है, मैं सुबह होने से पहले निकल जाता हूँ और अंधेरा होने के बाद वापस आता हूँ। इस सब की तारीफ करने का टाइम ही नहीं मिला। अब पेड़ों की छांव के नीचे हेवन के साथ आराम से टहलते हुए मेरे अंदर की सारी बेचैनी न जाने कैसे शांत हो जाती है। मैं शांति के इस कम मिलने वाले मोमेंट को एंजॉय कर रहा हूँ और मुझे एहसास ही नहीं होता कि हेवन कब मेरे बगल में आ खड़ी होती है, जब तक कि वह धीरे से नहीं बोलती। तुम्हें सच में ये जगह बहुत पसंद है? मैं अपने होंठ भींच लेता हूँ। मुझे जियांगनान स्टाइल के गार्डन्स और कोर्टयार्ड्स बहुत पसंद है। नकाशीदार बीम्स, पेंटेड बीम्स और कोर्टयार्ड्स के बीच बने पेवेलियंस और टावर्स। एक ऐसी जगह जहां आप फूल उगा सकें, मछलियां पाल सकें, चाय बना सकें और प्लम ब्लॉसम्स को खिलते हुए देख सकें। एक ट्रेडिशनल चाइनीज कोर्टयार्ड बिल्कुल परफेक्ट है। बस प्रॉब्लम यह है कि ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। मैंने मुड़कर उसकी तरफ देखा। तुमने अचानक ये सब क्यों पूछा? कुछ खास नहीं। सू फैमिली ने अभी एक नई जमीन खरीदी है। अभी ये डिसाइड नहीं किया है कि उस पर क्या बनाना है। मैं तुमसे इंस्पिरेशन ले रही हूँ। मैं मुस्कुराए बिना नहीं रह पाता। क्या वाकई एक आम इंसान और अल्ट्रा रिच इंसान के बीच यही फर्क होता है? ऐसे माइंडसेट के साथ कोई हैरानी की बात नहीं कि वह इतनी अमीर है। मैं घर वापस आ जाता हूँ। मुझे मानना पड़ेगा, हेवन का मसाज सच में काम कर गया। कम से कम दर्द काफी कम हो गया है। मैं गिफ्ट बैग उठाता हूँ, उसे अपने कमरे में ले जाता हूँ और सब कुछ संभाल कर रख देता हूँ। फिर मैं अपने पायजामा निकालने के लिए क्लोजेट खोलता हूँ। पहले एक हॉट बाथ में रिलैक्स करने का प्लान है, लेकिन जब मैं पूरे क्लोजेट को सिर्फ ब्लैक, व्हाइट और ग्रे कपड़ों से भरा देखता हूँ तो मेरी उंगलियां दरवाजे के हैंडल पर कस जाती हैं। सच तो ये है कि मेरा चेहरा ब्राइट और वाइब्रेंट कलर्स में ज्यादा अच्छा लगता है। वे मुझ पर सूट करते हैं और मेरी स्किन टोन को निखारते हैं। गहराई से पीछे सोचूं तो ये सब डोरियन के आने के बाद शुरू हुआ। डोरियन बहुत कमजोर और बेबस दिखता था, जिसे हमेशा किसी न किसी के प्रोटेक्शन की जरूरत रहती थी। इसलिए चाहे आइवरी हो या डायना, जो हमारे साथ ही बड़ी हुई थीं, हर बार जब वह विक्टिम कार्ड खेलता था वे धीरे धीरे उसकी साइड ले लेती थीं। इस बीच हेवन क्लब का दरवाजा धकेल कर अंदर जाती है। डिम लाइट्स और लाउड म्यूजिक उसका वेलकम करते हैं। एक टॉल और गॉर्जियस औरत पहले से ही सोफे पर बैठी उसका इंतजार कर रही है। हेवन उसके सामने बैठती है और आराम से अपने लिए एक ग्लास रेड वाइन उड़ेलती है। नाटक बंद करो, हम यहाँ फ्रेंड्स हैं, हेवन कहती है। एलिज अपने ग्लास को घुमाती है और हंसती है। बाहर की दुनिया में सब सोचते हैं कि हम एक कपल हैं। तुमने जाकर एंगेजमेंट कर ली? क्या कोई लड़की थोड़ी सी हार्ट ब्रोकन भी नहीं हो सकती? हेवन ऊपर देखती भी नहीं है। मैं अब एक कमिटेड औरत हूँ, तमीज से रहो। एलिज ताना मारती है। बोरिंग इंसान, मुझे यकीन नहीं होता कि तुम जैसी लड़की ने आखिरकार एश्टन को पटा ही लिया। एलिज वाइन की एक घूंट लेती है। तो बताओ, तुमने उसे कैसे फंसाया? इतने सालों में तुमने एक शब्द नहीं बोला। यहाँ तक कि मुझे भी लगता था कि तुम्हें लड़कों में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, और फिर तुम सीधे सबसे बड़े कैच पे हाथ मारती हो। एश्टन उस टाइम के फॉरेन लैंग्वेजेस डिपार्टमेंट का हार्ट थ्रॉब। उसे चेस करने वाली लड़कियों की लाइन डिपार्टमेंट से लेकर स्कूल के गेट तक लगती थी। हेवन ठंडे दिमाग से जवाब देती है, ये फंसाना नहीं था, इसे किस्मत कहते हैं। एलिज हंसते हंसते लगभग हाँफने लगती है। ओह, तो किस्मत उसे कहते हैं जब तुम जानबूझकर शहर के दूसरे कोने वाले बार में जाती हो जहां वह रहता है, और फिर हजारों लोगों में से तुम इत्तेफाक से सीधे एश्टन के बगल से गुजर जाती हो। वाह यार, तुम दोनों तो सच में एक दूसरे के लिए ही बने थे। अगर मैं ना होती तो तुम्हारी दाद देनी पड़ती। मुझे कभी यकीन ही नहीं हुआ कि तुम अपनी फैमिली के लिए खुद को सैक्रिफाइस करोगी। और मैंने उल्टी गिनती शुरू करके सच का पता लगाया। बार के सिक्योरिटी फुटेज चेक करने के बाद भी मुझे कुछ पता नहीं चलता, लेकिन वो परफेक्ट और क्लीन एग्जीक्यूशन, वो तो एकदम हेवन स्टाइल है। सही मोमेंट का इंतजार करो, एक निशाना और काम खत्म। मैं हमेशा से हर मामले में इसमें बेस्ट रही हूँ। हेवन एक सांस में अपना ग्लास खाली कर देती है। उसकी आंखों में एक कमाल का कॉन्फिडेंस चमक रहा है। वो मेन हॉल में एंजॉय कर रही भीड़ की तरफ देखती है। ये लोग आजकल काफी फ्री हैं, है ना? सब लोग अचानक यहाँ क्यों आ गए? एलिज अपनी आंखें घुमाती है, बॉटल उठाती है और अपने ग्लास को फिर से भर लेती है। अगर तुम उस एनर्जी का थोड़ा सा हिस्सा भी क्लब के लिए निकालो जो तुम एश्टन पर लुटा रही हो, तो तुम्हें कम से कम ये तो पता होता कि वे यहाँ लाइव स्ट्रीम इवेंट के लिए आए हैं। हम मिलकर ये स्टूडियो चलाते हैं, याद है? तो फिर शुरुआत से लेकर अब तक सिर्फ मैं ही अकेली क्यों सारा काम खींच रही हूँ? हेवन की नजरें झुकती हैं, वो मना नहीं करती। एलिज अपने ग्लास के साथ आगे झुकती है। कम ऑन, एक ड्रिंक और मेरे लिए, अब और नहीं। मैं नहीं चाहती कि एश्टन परेशान हो। हेवन के होंठों पर एक स्माइल आ जाती है। तुम लोग एंजॉय करो, इसे मेरे बिल पर डाल देना। तुम अभी तो आई थी और इतनी जल्दी जा रही हो। एलिज मुंह बनाती है। दुख की बात यह है कि हेवन फाइट में उसे आसानी से हरा सकती है, वरना वह उसके चेहरे से वह घमंडी स्माइल खींचकर उतार देती। हेवन हंसती है और खड़ी हो जाती है। एलिज को एक छोटा सा वेव देती है। वह क्लब से बाहर निकलने के लिए मुड़ती है। एलिज पीछे से आवाज देती है, तुम्हें पता है, हमें साथ में गेम खेले जमाना हो गया है। फैंस ऑनलाइन हमेशा हमसे कमबैक करने की भीख मांगते रहते हैं। मैं जानती हूँ कि असली कमबैक तो नहीं हो रहा, लेकिन हम इस इवेंट का फायदा उठाकर अपने पुराने फैंस को एक छोटी सी ट्रीट तो दे ही सकते हैं।
हेवन दरवाजे तक पहुंचती है और उसके कदम अचानक रुक जाते हैं। दर्द में तड़पते हुए मेरी एक इमेज उसकी आंखों के सामने कौंध जाती है। उसकी आंख के कोने में एक आंसू चुपचाप छलक आता है। मैं शायद कुछ टाइम के लिए काफी बिजी रहने वाली हूँ। अभी के लिए ऐसा कोई प्लान नहीं है। एलीज ने आज जितनी बार अपनी आंखें घुमाई हैं, शायद अपनी पूरी लाइफ में नहीं घुमाई होंगी। कुछ टाइम के लिए बिजी वो बड़बड़ाती है। हम सचमुच एक ही कंपनी चलाते हैं। तुम्हें क्या लगता है? मुझे नहीं पता कि तुम सच में बिजी हो या नहीं। वो किससे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रही है? वो बस अपने बंदे को पंप करने के लिए घर भाग रही है, एक लड़के के लिए दोस्तों को छोड़ रही है। टिपिकल। इस बीच मेरे बात लेने के बाद मैं अपने हल्के गीले बालों में उंगलियां फिरा रहा हूं और सोने से पहले थोड़ा टाइम पास करने के लिए एक बुक उठाता हूं। मेरे फोन की स्क्रीन अचानक जल उठती है। मैं नीचे देखता हूं। स्क्रीन की लाइट मेरे चेहरे पर पड़ती है। ये एक अननोन नंबर से आया है। सिर्फ एक छोटी सी लाइन और एक फोटो, जैसे आइवरी ने मुझे जो नया वॉच दिया है। फोटो में कोई चेहरा नहीं दिख रहा है, सिर्फ एक कलाई दिख रही है जिस पर पटेक फिलिप की वॉच बंधी है। कोई डाउट नहीं है, ये डोरियन की तरफ से है। पिछली बार मैंने वीचैट पर डोरियन को ब्लॉक कर दिया था। इस बार वह किसी रैंडम नंबर से टेक्स्ट कर रहा है। मैं एक ठंडी सांस छोड़ता हूँ। ये बंदा सुधरने वाला नहीं है। मैं डोरियन जैसे चालाक सांप के पीछे अपना टाइम वेस्ट नहीं कर सकता। मैं मैसेज से बाहर आता हूँ और आदत के मुताबिक वीचैट चैट खोलता हूँ। तुरंत ही मुझे असिस्टेंट शेन का एक मैसेज दिखता है जो उसने 1 घंटे पहले भेजा था। मिस्टर शॉ, पाई कॉर्पोरेशन और ली कॉर्पोरेशन के जॉइंट प्रोजेक्ट में एक प्रॉब्लम आ गई है। पीवाई प्रोजेक्ट हमेशा से मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहा है। आज लंच में जब मैं अंकल ली से मिला था तब सब कुछ ठीक था। क्या गलत हो सकता है? मैं अपने फोन पर टैप करता हूँ और रिप्लाई करता हूँ, क्या हुआ? असिस्टेंट शन ऐसा लगता है कि मेरे रिप्लाई का ही इंतजार कर रहा था। लगभग उसी इंस्टेंट पर जब मेरा मैसेज जाता है उसका टाइपिंग इंडिकेटर दिखने लगता है। ये कुछ बार ब्लिंक करता है, लेकिन आखिरकार वो जो भेजता है वो सिर्फ इतना है, एक छोटी सी प्रॉब्लम है। आपको बस मिस्टर ली से बात करने के लिए कहना है, बस इतना ही। तो वो मुझे पूरी स्टोरी नहीं बताना चाहता। मैं कंपनी का ग्रुप चैट खोलता हूँ। वहां सब कुछ नॉर्मल दिख रहा है, बस लोग टाइम पास कर रहे हैं और फालतू की बातें कर रहे हैं। जाहिर है आइवरी ने इस बात को दबाकर रखा है ताकि वो इसे छिपा सके, यहाँ तक कि मुझसे भी छिपा सके। मैं पहले ही गेस कर सकता हूँ कि इसके पीछे कौन है। डोरियन असिस्टेंट शेन की निगरानी में रहते हुए अपने छोटे मोटे नाटक तो कर सकता है, लेकिन वह किसी बड़े प्रोजेक्ट को हाथ नहीं लगा सका। सबसे ज्यादा चांस यही है कि उसके उस नकारे भाई गैरेट ने ही कोई नई प्रॉब्लम खड़ी की है। आखिरकार गैरेट ही तो वेयर हाउस मैनेजर है। मेरा दिल बैठ जाता है। वह पोजीशन अपने आप में इतनी बड़ी नहीं है,